हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को एक नए टॉपिक में यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था क्या कि क्लास 10वीं के हम लोग जो है विज्ञान का पहला चैप्टर लोग पढ़ रहे थे। क्या था वो? रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। ठीक है, तो वो लेक्चर एक दिए थे जिसमें हम अभिकारक एवं उत्पाद तक बता दिए हुए थे, दैट इज प्रतिफल तक बता दिए हुए थे वहां पे। और आज हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो इस चैप्टर का जो है दूसरा थीम था। जैसे कि देख रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पे ये समीकरण तो मैथ्स वाले समीकरण तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो समीकरण होता है वो एक अलग ही टाइप का समीकरण होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है वो देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि अभिकारक भाग लेता है तो प्रतिफल बनाता है। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन जो लिखा हुआ है वो हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा जो आज का वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, वो क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा, गौर से यहाँ पे सुनिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, जिस समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अभी कौन सा बात हो गया, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलाकर उसको क्या बनाते हैं, वहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते नहीं बनाते हैं। तो क्या हम लोग हिंदी में ही लिखेंगे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और 3 का चिन्ह देकर मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऐसे लिखना कहाँ तक ठीक होगा, ऐसा लिखना बहुत ही जायज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का हम लोग संकेत इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का संकेत इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आणविक सूत्र इस्तेमाल करके। और जो एक समीकरण इस प्रकार, जो एक हम अभिक्रिया को जिस प्रकार से लिखते हैं वो पूरा अभिक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किस चीज में निरूपित करते हैं, जिस समीकरण में निरूपित करते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिख चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन ले लीजिए। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यहाँ पर दिए, तीर का निशान होता, क्या बना वाला, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो क्या ये रासायनिक समीकरण है क्या? तो ये कोई देखेगा ना तो कहेगा कुछ बकलोलवा वाला समीकरण है, कहीं पर लिखिएगा तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि नंबर काट देगा। ठीक है, लेकिन रासायनिक समीकरण लिखने को बोला जाए, अगर ये बोलिए ये लिखिएगा तो है कि जो कॉपी चेक करेगा आपका वो थोड़ा सा कहेगा कि गधा टाइप का बच्चा सब। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। तो इसी का जो हम रासायनिक समीकरण लिखने वाले हैं, इसका जो रासायनिक समीकरण होता है, हम हाइड्रोजन का क्या इस्तेमाल करेंगे। और कक्षा 9वीं में आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ चुके होंगे क्या, या 10वीं में आते आते तक लेकर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे वो क्या पढ़ ले होंगे, हाइड्रोजन से कम लेके हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो भले ही अगर परमाणु द्रव्यमान छूट भी जाए तो परमाणु संख्या और कम से कम इसका संकेत याद रखें। ठीक है, 1 से 20 तक तत्वों का संकेत। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का संकेत हम लोग जानते हैं क्या होता है, H होता है। तो यहाँ क्या हाइड्रोजन का कभी एक अणु भाग लेता है क्या, कभी एक अणु इसका भाग नहीं लेता है। तो क्या लेगा इसका भाग होगा, यहाँ पे लेगा H2, यहाँ पे क्या लेगा H। ठीक है, यहाँ पे H ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H है, मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे Cl2, क्लोरीन जो है क्या है, एक हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, हमेशा अपने मतलब दुगना बराबर होता है। ठीक है, मतलब अकेला नहीं रहता है कहीं पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H प्लस Cl2 यहाँ पर दिए, तो क्या बनाया, H प्लस Cl2 यहाँ पर देंगे तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, HCl। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे H प्लस Cl2 दिए, यानी कि H प्लस Cl भी लिख सकते हैं, यहाँ पे Cl2 लिखा है। तो H प्लस Cl2 दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, HCl हो रहा है। क्या हो रहा है, H प्लस Cl दे रहे हैं तो यहाँ पे HCl हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। तो यहाँ पे अब समीकरण संतुलित करने की बात आ रही है, तो जितना इधर अणु होना चाहिए उतना उधर भी अणु होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या अणु, एक अणु, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अणु, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का एक ही अणु है, यहाँ पे क्लोरीन का 2 अणु है। तो ये जायज नहीं होगा, इसके साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। यहाँ पर देंगे हम क्या, 2H, क्या देंगे 2H, और यहाँ पर देंगे Cl, यहाँ पे देंगे Cl, सही है ना जी। हाँ, 2H प्लस Cl2 इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2HCl, दैट इज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, Cl2 का 2 हो गया कि नहीं हो गया जी। हाँ, तो हो गया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं।
और रासायनिक समीकरण का बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें भी लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, और इसको नोट्स कीजिए, ठीक है। और इस नीचे वाला समीकरण पे है कि थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कुछ, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं बाद। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला अपना जो है कि अपना टॉपिक देखते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण में निरूपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। लेकिन सुने होगा कि समीकरण को संतुलित करना जो आवश्यक होता है, ठीक है। तो कहीं कितना जगह तो सुने होगा कि समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है, कि समीकरण को संतुलित करना हम लोग को बहुत ही आवश्यक होता है। अगर समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं, बाय चांस आपको एग्जाम में ये 10th का जो एग्जाम है 1 या 2 नंबर का पूछता है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समीकरण को संतुलित करना ही सीखना, ठीक है। तो बहुत ही और इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हल्का भी है, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण को संतुलित करने के लिए एग्जाम में देता है 2 समीकरण दे देगा संतुलित करने के लिए, और उसमें 2 नंबर बैठा देगा, ठीक है। तो यही होता है समीकरण संतुलित करने में, ठीक है। तो आप लोगों का जो है सिलेबस इस बार बहुत ही मतलब कि 50% हो गया है, जैसे कि दोगुना दोगुना हर चीज दुगना दे रहा है, जिसके कारण इसकी संभावना ज्यादा है कि ये भी 2 प्रकार का है। तो अगर इसको आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन पे क्या ध्यान देंगे, और पहले इसी को बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया को, सॉरी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन ये हमारा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अगर किसको मालूम है तो कमेंट में लिखे, ठीक है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन ही हमारा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 10th के सवाल में, ये 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है, क्यों करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोग जानते हैं क्या। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का ना तो ह्रास होगा और ना ही क्या होगा, विनाश हो, सॉरी ना ही उसका उत्पन्न होगा ना ही विनाश होगा, किस चीज में, तो रासायनिक अभिक्रिया में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, समझ रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। क्या होता है कि मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण ले लीजिए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि मतलब द्रव्यमान का ना तो क्या होगा, विनाश होगा, और ना ही उसमें से क्या होगी कि द्रव्यमान की वृद्धि होगी। ये किस नियम पे है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो गया है। एग्जांपल के तौर पे देखिए क्या होता है कि जैसे कि ले लिए यहाँ पे क्या Fe ले लिए प्लस H2O ले लिए, क्या ले लिए, Fe ले लिए प्लस H2O ले लिए। अब यहाँ पर जो इसका समीकरण जो हम लोग का बनेगा वो बनेगा क्या कि Fe2O3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा Fe2O3 एंड प्लस यहाँ पे H2 बनेगा जी। देखिए समीकरण सही है, तो जी हाँ समीकरण सही है। यहाँ पे फेरस है प्लस यहाँ पे उसमें जल डाल रहा है, क्या बन रहा है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यहाँ पर देखिए क्या है, इधर देखिएगा, इधर जो होता है समीकरण मतलब जो अभिक्रिया के पहले का है जो अभिकारक है, और ये क्या होगा अभिक्रिया के बाद बना होगा जो प्रतिफल है। तो गौर से देखिए यहाँ पे कि फेरस का कै अणु है इसमें, यानी कि अभिक्रिया होने से पहले फेरस का कै अणु है, तो देख रहे हैं फेरस का ना तो नीचे दिया हुआ है ना बगल में दिया हुआ है, यानी कि नहीं दिया हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है, एक है, क्या है, एक है। तो फेरस का एक अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु है, हाइड्रोजन का 2 अणु H2 जैसे कि यहाँ पे लिखा देख रहे होगा कि H2 लिखा हुआ है ना, H2 हाइड्रोजन का 2 अणु। ऑक्सीजन का कितना, तो ऑक्सीजन का कोई अणु दिया नहीं हुआ है, एक अणु होगा इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे फेरस का एक अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु। तो यहाँ पे जब फेरस का एक अणु है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फेरस कितने अणु से, फेरस का यहाँ क्या लिखा हुआ है, Fe2 लिखा हुआ है, यानी कि अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या हुई है, द्रव्यमान की बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ये गलत है। कि कभी भी द्रव्यमान संरक्षण नियम हमारा बोलता क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम जो है हमारा ये बोलता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का क्या होगा, मतलब ना ही तो द्रव्यमान का विनाश होगा और ना ही क्या होगा कि द्रव्यमान उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर तो यहाँ पे क्या है, फेरस का जो एक अणु है, फेरस का एक अणु का कुछ अलग भार होगा, 2 अणु का कुछ अलग भार होगा। तो यहाँ पे एक अणु का भार 2 अणु के भार के बराबर होगा क्या, कभी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु थे, हाइड्रोजन के 2 अणु कोई बात नहीं, ऑक्सीजन का जो एक अणु यहाँ पे है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 अणु देख रहे हैं, O3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, O3 दिया हुआ है। ऑक्सीजन का कितना अणु, 3 अणु है। जब यहाँ फेरस का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 3 अणु है, तो यहाँ पर देख रहे हैं फेरस का 2, यहाँ पे फेरस का 1, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या
3 है। तो ये कभी भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो करेगा क्या? तो ये समीकरण देखने के लिए सही है, लेकिन अगर इसको संतुलित नहीं है इसलिए इसको ना के बराबर मान सकते हैं, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम पालन नहीं करता है। अब इसी की जगह पे देखिए यहाँ पे क्या, अब संतुलित कैसे करते हैं ये भी इसी वीडियो में देखिए कैसे होता है। फेरस का क्या बनू यहाँ पे 2 अणु, यहाँ पर तो हम नहीं लगा सकते 2, यहाँ पे नहीं लगा सकते 2, यहाँ पे 2 लगा लेंगे क्या अपना मन से? नहीं लग सकता, यहाँ पर 2 अणु भाग लेते हैं तभी लगता है। यहाँ पे फेरस के 2 अणु है तो यहाँ पर हम इसका 2 फेरस लिख सकते हैं क्या? फेरस के 1 अणु, फेरस के 1 अणु, दोनों को मिला देंगे तो फेरस का 2 अणु हो जाएगा ना, 2Fe हो गया। यानी कि यहाँ पर यही इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुने यहाँ पे नहीं मतलब 1 रहता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा? Fe2 एक तरफ से बन गया कि नहीं बन गया? Fe2 बन जाएगा एक तरफ से, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पे फेरस का 2 अणु, फेरस का 2 अणु हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 अणु है, क्या है? ऑक्सीजन का 3 अणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना अणु है? 1 अणु है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का अणु समान है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, हाइड्रोजन का अणु यहाँ पे समान है, लेकिन ऑक्सीजन का अणु है 1, यहाँ पे है 3। तो जब यहाँ पे 1 है तो जब हम यहाँ पर 3 देंगे तो 3 गुने 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी कि ऑक्सीजन का भी 3 अणु, फेरस का भी 2 अणु हम लोगों ने पूरा दिया। अब आइए हाइड्रोजन के ऊपर देखते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना अणु है? 2 अणु है। और इधर कितना हो गया? ये 2 अणु तो था लेकिन हम 3 लगा दिए ऑक्सीजन के लिए, तो ये 3 सिर्फ ऑक्सीजन का ही थोड़ी ना होगा, ये 3 जो होगा हाइड्रोजन के लिए भी होगा। जब हाइड्रोजन के लिए होगा तो ये हाइड्रोजन भी से गुना करेगा तो 3 दूना 6 बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के 6 अणु भाग ले लिए और प्रतिफल में मेरा कितना बन रहा है? हाइड्रोजन के 2 अणु। तो ये संभव है क्या? ये भी नहीं संभव है। तो जब इधर हाइड्रोजन के 6 अणु और इधर हाइड्रोजन के 2 अणु, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के अगर हम 3 लगाते हैं तो क्या 3 दूना 6 हाइड्रोजन के अणु इधर भी हो गए क्या? 3 दूना 6 हाइड्रोजन के अणु इधर हुए। फेरस का 2 मतलब यहाँ पे अणु है तो यहाँ पे फेरस का 2 अणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 अणु है तो 3 गुने 1, 3 गुने ऑक्सीजन का 3 अणु है। अब कहीं से भी देख लीजिए हमारा समीकरण जितना द्रव्यमान इधर था उतना द्रव्यमान मेरा इधर है, यानी कि ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रहा है समीकरण, यानी कि ये समीकरण जो हुआ हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से बन गया। और ये समीकरण जो हो गया संतुलित। एग्जाम में आएगा अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए वापस देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो है अभिकारक व प्रतिफल को भौतिक अवस्था में दर्शाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक जो समीकरण में है कोई भी जो मेरा अभिकारक या प्रतिफल है, या तो वो सॉलिड है, गैस है, या फिर क्या है वो द्रव्य अवस्था में है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है कि हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि मतलब कि जो इस्तेमाल होता है वो क्या हो रहा है कि देखिए गैसीय अवस्था को दर्शाने के लिए तो क्या हम लोग बहुत चीजें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जलीय विलयन को भी दर्शाते हैं बहुत तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब हमारा जो रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है, उसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में हमेशा ठोस ही या फिर हमेशा लिक्विड ही नहीं रहता है। जो हम एक साथ लिख दें कि इसमें लिक्विड है इसमें ठोस है, उसमें सब चीज की मात्रा होती है। जलीय विलयन भी होता है उसमें, देखिए। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको रासायनिक समीकरण में अभिकारक क्या अभिकारक व प्रतिफल के भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अगर कोई भी यहाँ पे अभिकारक या प्रतिफल ठोस हो, क्या हो ठोस हो, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं ब्रैकेट में करके S लिख देते हैं। अगर हमको दिखाना होगा कि अगर हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन तो हमेशा गैस ही होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हमको दिखाना होगा, मान लीजिए क्या दिखाना होगा कि यहाँ पर जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कि हाँ सोना ले लीजिए, ठीक है, तो AU ले लीजिए, ठीक है, AU ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर हमको दिखाना होगा कि सॉलिड है तो यहाँ पे हम S लिख देंगे, क्या लिख देंगे S लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड है, इसको ऐसे दर्शाएंगे, कोष्टक में लिख के इसके नीचे S लिख देंगे। वही अगर यहाँ पर कोई द्रव्य है यानी कि द्रव्य अवस्था में है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे लिक्विड, दैट इज L, क्या लिखेंगे लिक्विड लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ब्रोमीन को अगर हम लोग को दर्शाना है, ठीक है, तो ब्रोमीन को हम लोग लिख सकते हैं लिक्विड L, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ठोस द्रव्य जब हो गया, गैस को भी तो दर्शाना होता है ना, कितना तो गैस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जो गैस होता है, गैस को हम लोग क्या करते हैं G से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं G से। जैसे कि यहाँ पर लिखना होगा कि हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे कि गैस है, तो यहाँ H2 लिख देंगे, उसके नीचे क्या लिख देंगे एक छोटा सा G लिख देंगे, कितना हो गया। अब उसके बाद आता है क्या कि जलीय विलयन जो होगा हमारा, क्या होगा जलीय विलयन। जैसे कि चीनी पानी का घोल कुछ इस टाइप का होता है, ये कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है ये जलीय विलयन है या फिर तनु विलयन है। तो इसको हम लोग दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो करते हैं जलीय विलयन को दर्शाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जलीय विलयन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं जलीय विलयन को हम लोग एक्वस बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्वस। तो इसीलिए इसको दर्शाने के लिए हम लोग A एंड Q का इस्तेमाल करते हैं, दोनों एक साथ, क्या छोटी A एंड छोटी Q, ठीक है, स्मॉल A एंड स्मॉल Q, इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रैकेट में किसके लिए जलीय विलयन के लिए, किसके लिए तो जलीय विलयन के लिए। ये रहा इतना का, आपको चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
फिर आगे हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। आइए हम लोग फिर देखते हैं क्या कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखते हैं क्या हो रहा है। मतलब रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोगों ने जाना, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है ये भी जाना। रासायनिक समीकरण में जो है ठोस, द्रव्य, गैस, जलीय विलयन यानी कि एक्वस को हम किस प्रकार दर्शाते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। क्या देखा? तो वो देखा, ठीक है। और आप लोग से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है, अगर कोई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर ये वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। सबसे आखिरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आप लोग को बताने वाले हैं। कुछ लोग हैं मतलब कुछ जो है ना मतलब कुछ दूसरे मतलब के प्रकार के आदमी से होते हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरण का प्रकार देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो प्रकार है यानी कि अनेक प्रकार का समीकरण होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो दुनिया में बहुत सारे प्रकार के आदमी होते हैं, उन्हीं में से कुछ प्रकार के आदमियों के चैनल का नाम हम लेने वाले हैं। और ठीक है, देखिएगा कि हो क्या रहा है, अच्छा से देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, इसमें सबसे पहला में आता है कि संयोजन अभिक्रिया। क्या था? संयोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में संयोजन, जो नाम ही सुनकर आप लोगों को क्या लग रहा है? संयोजन के नाम से ही क्या लग रहा है? संयोजन। इस नाम को कहीं ना कहीं अगर सुने होइएगा तो इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? किसी चीज को जुटाना। संयोजन मतलब कि बिखरा हुआ चीज है उसको एकजुट करना, ठीक है। तो संयोजन करना उसका, ठीक है। तो यही है यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के बारे में बोल रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। इस अभिक्रिया में यानी कि इस संयोजन की अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक जानते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद का मतलब होता है कि एक प्रतिफल बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक मिलेंगे लेकिन प्रतिफल कितना बनेगा हमारा? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिफल बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा। तो यही इसी प्रकार है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। इसमें से एग्जांपल देखना चाहें आपको तो देखिए A प्लस बी, मान लीजिए कि A जो है हमारा एक अभिकारक है, ठीक है। B जो है दो अभिकारक है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे दो है, चाहे तो दो से अधिक भी बन जाएगा, ठीक है। तो A और B है, ठीक है। तो ये दो अभिकारक हो गया हमारा। ये दोनों मिलकर क्या क्या कितना प्रतिफल बना रहा है, कितना उत्पाद बना रहा है? तो ये जो हमारा उत्पाद है वो एक ही उत्पाद होगा। तो ये जो अभिक्रिया होगा कैसा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। आपसे पूछ देगा, ऐसा दे देगा कि 2H2 गैस, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? गैस। देखिए सिखाया हुआ काम आ गया कि रासायनिक समीकरण इस्तेमाल कर रहा है। हाइड्रोजन क्या है? गैस। प्लस O2 यहाँ पे ऑक्सीजन की गैस है, बराबर यहाँ पे जो मिल के बना है इसके अभिक्रिया हुआ है तो क्या बना है? जल बना है, जो लिक्विड है यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो है समीकरण संतुलित भी है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण जो है संतुलित है। देखिए और ऐसा समीकरण दे दिया, पूछे कि किस प्रकार का समीकरण है। ये जो हमारा हो गया ये समीकरण जो हो गया वो किस प्रकार का समीकरण है? तो ये समीकरण किस प्रकार का समीकरण हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया ये क्यों संयोजन अभिक्रिया है? कि यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ही प्रतिफल बना रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके आगे के अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो है दूसरा का हमारा जो प्रकार है, ठीक है। ऐसे प्रकार तो 5 प्रकार के कम से कम है, ठीक है। 5 से भी अधिक प्रकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी है, इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करेंगे। यहाँ पे देखते हैं दूसरा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया होता क्या है? तो जैसे संयोजन अभिक्रिया को सुन के लग रहा था क्या कि मतलब कुछ संयोजन यानी कि कुछ जुट रहा है, वैसे ही वियोजन अभिक्रिया सुन के लग रहा है कि कुछ बिछड़ रहा है, लग रहा है ना। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है बिछड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर एक याद कर लेते हैं तो दूसरा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्या मेरी गारंटी है? संयोजन अभिक्रिया क्या था? उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाते थे। क्या होते थे? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते थे? एक प्रतिफल का निर्माण करते थे ना। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही प्रतिफल का निर्माण करते थे, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती थी? संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है वियोजन अभिक्रिया में है कि इस अभिक्रिया की खासियत क्या है कि संयोजन अभिक्रिया में तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बनाते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है उसका, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से क्या अधिक प्रतिफल बनाएगा। क्या है कि एक अभिकारक टूटेगा और दो से अधिक या दो से अधिक प्रतिफल बनाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण होगा कि यही यहां से अगर हम लोग कंपैरिजन करें
तो क्या हो रहा है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बना रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक प्रतिफल बना रहा है, जिसके कारण ये दोनों हमारा बहुत ही मतलब कि एक दूसरे से सिमिलर है और इसीलिए हमको इसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो वियोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं किसको, देखिए इस अभिक्रिया में एकल का मतलब पहले भी आपको बता चुके हैं कि एकल का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एकल का मतलब होता है एक। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है परिभाषा, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक का परिभाषा भी आप लोग जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो यानी कि इस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक होंगे, ठीक है, एक अभिकारक टूटकर दो, समझ रहे हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद मतलब समझते हैं, प्रतिफल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिफल बनाते हैं। यहां पर जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि C एक अभिकारक है, ठीक है, A प्लस B में टूटा है। यहाँ पे दो प्रतिफल है कि नहीं है, एक A और एक B था। इससे पहले क्या था कि A प्लस B मिल जाता था और 3 का चिन्ह इस तरफ होता था तो क्या होता था, C था। लेकिन यही जो हो गया C अब टूट के A प्लस B में बन रहा है, यानी कि जो एक अभिकारक टूट रहा है वो कितने में बन रहा है, एक में, और दो प्रतिफल में टूट रहा है। यानी कि ये कैसी अभिक्रिया होगी, तो इसी अभिक्रिया का जो है वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा ही होती है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया। नीचे देखिए, इसको समझ लीजिए, ये जो समीकरण हमारा है ना, VBI इंपॉर्टेंट समीकरण, ठीक है। इस समीकरण को एक तरफ से दिमाग में घुसा लीजिए, इस समीकरण को एक तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यही जो समीकरण है आप लोगों के 10th के एग्जाम में करीबन 1 नंबर तो पक्का देगी, ऑब्जेक्टिव में तो देगी शायद। अगर कोई पूछ दे कि चूना पत्थर से बुझा हुआ चूना कैसे बनाया जाए, इसकी विधि, ये भी पूछता है कि चूना पत्थर से बिना बुझा हुआ चूना कैसे बनाया जाए, तो यही समीकरण लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको कम से कम मिलेगा। यानी कि यहाँ से 3 नंबर आपको उठ सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है कि चूना पत्थर होता क्या है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, जिसे हम लोग लिखते हैं CaCO3, ठीक है, जो होता है क्या, सॉलिड है। यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। और ये वियोजन की अभिक्रिया हो रही है, यानी कि उष्मा दे रहे हैं तो ये टूट रही है। क्या हो रही है, टूट रही है। तो बन क्या रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड बन रही है। क्या बन रही है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि COA, जो भी सॉलिड की अवस्था में बन रही है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है उसको उष्मा दे रहे हैं, वो टूट रहा है, दो प्रतिफल में टूट रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है CaO, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र होता है CO। तो ये क्या हो गया, सॉलिड, ये भी टूटा, हमारा सॉलिड में ही टूटा। अब इसी को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स में रहेंगे कि निम्नलिखित में से बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र है, दे देगा, क्या दे देगा, CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पे CaO2 लिख देगा, Ca2O लिख देगा, और यहाँ पर रहेगा चौथा ऑप्शन में CaO। अगर याद रहेगा तो आप लोग टिक मार के चले आइएगा, आप लोग का 1 नंबर मुट्ठी में। लेकिन नहीं याद रहा तो ये 1 नंबर किसके पास, ऊपर वाले के पास, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को याद कर लीजिए क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। बार बार हम इस समीकरण पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम के नजरिए से सिर्फ और सिर्फ VBI नहीं, मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, ठीक है। एंड हमारा मकसद यही है कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है अगर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि क्लास में पूछने में हिचकिचाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास है। आप लोग इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो वापस रिवर्स करके देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो की स्पीड, अगर कोई हमारे इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं जो बहुत, उनको लग रहा है कि ये वीडियो जो है कि बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, तो उनको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मेरे YouTube पे जितने भी भाई आते हैं, हमारे भाई दोस्त आते हैं पढ़ने, उन सभी के लिए है। तो उन सभी को हम एक साथ लेके चलते हैं। माना कि आप समझ रहे हैं जल्दी जल्दी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ मेरे भाई होंगे जो ये समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। इसलिए धीमा धीमा, अगर किसी को अगर जल्दी देखने की है तो YouTube के सेटिंग में जाइए और वहां से इस वीडियो का जो है क्या कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए। क्या बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए। वहां पे बहुत ही तरीका का स्पीड दिया हुआ है, और चाहे इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, इसका स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। नोट्स बनाना हो तो स्पीड स्लो करके बनाइए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको याद कर लीजिए। अब उसके बाद जो है आप लोग का जो है क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार हम पढ़ा चुके हैं। अब तीसरा जो प्रकार है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम आपको बोले थे कि वीडियो खत्म होते ही वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे महान आदमी का नाम बताएंगे जो बहुत ही जो है हमारे YouTube पे
चैनल खोल लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत ही घटिया, जी हाँ बहुत ही घटिया चीज में उसका इस्तेमाल करते हैं। कि करते क्या है कि किसी पे कमेंट करने का काम करते हैं, तो किसी पे क्या कहते हैं कि मतलब बहुत ही उसके वीडियोस पे डिसलाइक तो करते हैं, तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करें कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही कोई टेंशन नहीं, लेकिन कमेंट में जो कुछ हमारे भाई हैं उनको हम अब उनके लिए अपशब्द तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे वो हमारे लिए अपशब्द का इस्तेमाल किए हैं कमेंट में, उनका नाम तो हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन कोई इस नाम का चैनल है, इस नाम का चैनल है, इस नाम का चैनल है, हिंदी में भी हम लिख देते हैं बहुत ही बढ़िया तरीका से, ठीक है। अब ये नहीं सोचिएगा अगर देख रहे होंगे इस नाम के चैनल वाले जो मेरे वीडियोस पे कुछ गलत अपशब्द लिख के डाले हुए थे कमेंट में, ठीक है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि उनको ब्लॉक कर दिया गया है शिवभक्त, वो हमारा वीडियो कभी देख नहीं पाएंगे, ना ही नोटिफिकेशन ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी नाम के हैं YouTube चैनल, नाम देख रहे हैं, नाम है जो भगवान वाला नाम है, ठीक है, लेकिन जो काम होता है ना भैया ये शैतान वाले करते हैं। कैसे करते हैं काम? शैतान वाले करते हैं। एक है ना कि मतलब कि एक कहावत है कि अगर किसी का अगर मदद नहीं कर सकते ना तो उसके मतलब कोई परेशानी उसके लिए भी मत खड़ा कीजिए, ठीक है। अगर किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते आप ना तो उसका हौसला भी मत तोड़िए, ठीक है। तो यही कहना था हमको। अगर आप कहीं से भी अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, जो ये शिव भक्त के जो चैनल के जो है यहाँ पे ओनर जो है, अगर कहीं से भी अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये खास आपके लिए है कि भैया एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारा जो है चैनल का है, चैनल का आप वीडियो अच्छी नहीं लगते तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट्स को प्लीज गलती से ना लें, क्योंकि YouTube जो है हमारी बहुत बड़ी एक संस्था, बहुत बड़ी एक ऐप है, ठीक है, ये नॉर्मल ऐप नहीं है। यहाँ से अगर आपके बारे में अगर इस YouTube पे कंप्लेंट किया जाए तो समझ सकते हैं कि आपका जो क्या हासिल होने वाला है, कोई भला नहीं है, लेकिन अभी कोई कंप्लेंट करे नहीं हम, अगर चाहे तो हम इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन जो है कि कुछ गलती हो जाती है कुछ मेरे भाई लोग से, तो उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो बताइएगा कि जो ये नाम का जो चैनल है, शिवभक्त नाम का जो चैनल है, ठीक है, ये बहुत ही जो है घटिया बातों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत ही अपशब्द बात का इस्तेमाल करते हैं। नाम देख रहे हैं भगवान शिव का, ठीक है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहे, यहाँ तक उनके जो अपक्ष बने उसके जो है कि विपक्ष पार्टी में थे और उनको भी ये वरदान देते थे, ठीक है। तो यहाँ भाई कम से कम नाम का अपना नहीं तो कम से कम नाम जिनका रखे हुए हैं उनका तो कम से कम लाज रखिए। शिव भक्त नाम रखे हुए हैं, यानी शिव के भक्त हैं आप, हम भी महादेव के भक्त हैं, हम भी महाकाल के भक्त हैं, ठीक है। तो शिव भक्त हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, भक्त सब भगवान का सबका जायज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कम से कम उनके नाम का ख्याल रखिए, प्लीज ऐसा कमेंट मत कीजिए। और है कि ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ शिव भक्त हैं, हम भी शिव भक्त हैं, ठीक है। तो दुनिया में यहाँ पे इसी बात में हम एक शायरी बोलना चाहेंगे कि बहुत कुछ है इस दुनिया में बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबका हाल बेहाल है। बहुत कुछ है इस दुनिया में लेकिन यहाँ सबका हाल बेहाल है, और हम भी भक्त उनके हैं जिनका नाम महाकाल है। तो सिर्फ आप ही भक्त नहीं है, हम भी भक्त हैं उनके, ठीक है। तो प्लीज उन लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा कमेंट ना करें, मतलब ऐसा कमेंट अगली बार से आए तो शायद YouTube पे कंप्लेन जा सकती है और आपका जो हश्र होगा वो आप अपने हाथों में। सो मैं प्रिंस राज आप सभी से इस वीडियो से आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड हाँ प्लीज रॉन्ग कमेंट्स ना करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।